हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। सेल से रिलेटेड हमने अभी तक टोटल 3 पार्ट में 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। अब इसमें हम पार्ट नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछ रहा है, आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है यहाँ पर, इन यूकैरियोटिक सेल व्हाई देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म का कैसा होगा। तो इसमें पूछा गया है, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, तो इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे और सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज भी दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पूछ रहा है। यूकैरियोटिक सेल कैसे इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो प्रोकैरियोटिक से डिफ़र करेगा। तो इसमें अगर मेन इसका रीजन देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अलावा जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो इसमें गोल्गी बॉडी हो जाएगा। तो ये सब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स ये ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा है द केमिकल स्टडी ऑन सेल मेम्ब्रेन दैट वाज deceived to its possible structure was mostly done on which cell। तो जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है सेल का वो क्या डिसाइड करेगा, पॉसिबल स्ट्रक्चर इसमें कैसे डिसाइड किया जाता है। तो WBC के थ्रू, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट के थ्रू, प्लेटलेट या फिर चीक सेल्स के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन इरिथ्रोसाइट। तो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केमिकल स्टडी करते हैं, और इनमें केमिकल स्टडी करके हम ये मोस्टली डिसाइड करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी दिख रही है, मोस्टली क्या पॉसिबिलिटी है। तो इरिथ्रोसाइट RBC जिसे बोलते हैं उसको खास करके इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें पूछा जा रहा है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड हैव दियर पोलर हेड्स फेसिंग। तो जो लिपिड होता है उसका पोलर हेड क्या फेस करता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आउटर साइड को, इनर साइड को, तीसरा है इन द मिडिल साइड, और स्टेबल फेसिंग नाउ वेयर्स। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसका अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर, तो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड की होती है वो एक तरह से देखा जाए तो आउटर साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो आउटर साइड को इसका पोलर जो हेड होगा वो आउटर साइड को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें पूछा जा रहा है द लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी मेनली कंस्टिट्यूटेड ऑफ। तो जो लिपिड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये किस चीज़ से बना होगा। जिसमें ग्लाइकोलिपिड पाया जाएगा, ग्लाइकोजन पाया जाएगा, फास्फोलिपिड या ऑल ऑफ दीज पाया जाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ दीज माने उपरोक्त ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 84 का जो होगा इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लिपिड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इनमें मुख्य रूप से ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फास्फोग्लिसराइड होगा। तो लिपिड कंपोनेंट की बात हो रही है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड कंपोनेंट होगा उसके अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा। तो अगर वैसे आप देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे लिपिड कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसका बना होगा, तो किसका होता है, फास्फोग्लिसराइड का
बना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 85 है, ये आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड फिगर है, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों को जैसे ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये डायग्राम के अंदर देखना है और इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन कौन से इसके ऑप्शन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सब ग्लाइकोलिपिड वगैरह को, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये एक तरह से ए प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखेंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट इसका होगा। तो इसमें जो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसको मैच कराएंगे, यहाँ पे फिगर से मैच कराएंगे। तो इसमें जो फिगर नंबर ए है, जो इसमें ए है वो लिपिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ए लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोप्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, वो सी अगर इसमें आप देखेंगे तो ये शुगर मॉलिक्यूल को, जो कि कार्बोहाइड्रेट लगा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करेगा। जबकि जो डी है वो कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर रहा है। लिपिड बाइलेयर प्रोटीन, और सी शुगर, और डी है कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है? शुगर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 86 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो शुगर अभी अभी हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया कि शुगर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, प्रोटीन पार्ट और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों होते हैं। तो इसमें आल करके अगर ऑप्शन दिया होता तो वो सही होता। इसमें नन ऑफ दीज पूछा गया है, दिया गया है। इसका मतलब ये इसमें पूछ रहा है कि नॉट, तो यहाँ क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कौन नहीं है। तो इसमें सभी हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 में पूछा जा रहा है, विच इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन आरबीसी मेम्ब्रेन रिस्पेक्टिवली। तो आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कितना होता है? तो आरबीसी का और प्रोटीन परसेंटेज आरबीसी के अंदर अगर प्रोटीन और लिपिड का हम देखेंगे तो 50 to 40 के नियर अबाउट होता है, 50 to 40 के नियर अबाउट। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 52 और 40। तो प्रोटीन जो होती है वो 50% और जो लिपिड होता है वो 40% होता है। आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर जनरली ये प्रेजेंट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सबसे करेक्ट होगा। ये एक तरह से डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। इसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ सेल। मतलब इनमें मेम्ब्रेन प्रोटीन कोशिका की सरफेस सेल पे कौन सी मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है? तो इसका अगर आप देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें पहला है इंटीग्रल प्रोटीन होती है, पेरिफेरल प्रोटीन होती है, या फिर दोनों होती हैं, या ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेल का मेम्ब्रेन होगा उसके सरफेस पे जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन जनरली अगर इसमें देखा जाए तो सरफेस की प्रोटीन की बात हो रही है, तो सरफेस प्रोटीन पे पेरीफेरल प्रोटीन पाई जाती है। सरफेस जो सेल की होती है उस पे पेरीफेरल प्रोटीन पाई जाती है। बाकी इसमें इंटीग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन आर टोटली बरीड इन सेल मेम्ब्रेन। कौन सी पार्सली या टोटली सेल मेम्ब्रेन से बरीड होती है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इंटीग्रल प्रोटीन होगी, पेरीफेरल प्रोटीन होगी, दोनों होगी, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होगी। ऑप्शन सेम है। तो इसमें बात हो रही है कि जो जो मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पार्सली या टोटली कौन सी बरीड सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, मतलब उसके अंदर धसी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 89 हो गया है। अब हम 90 को डिस्कस करेंगे। तो 90 में पूछा जा रहा है,
द फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन सिंगर एंड निकोलसन इन ईयर। तो सिंगर और निकोलसन ने किस साल जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो प्रपोज किया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सबसे करेक्ट हो जाएगा, 1972। ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें पूछा जा रहा है द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव लैटरली विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज। तो जो एबिलिटी होती है प्रोटीन की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जनरली क्या मेजर करती है। तो मोटिलिटी को मेजर करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्लूइडिटी को, या इनमें से किसी को नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो एबिलिटी होती है प्रोटीन्स की वो खास करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मेजर करेगी वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है, मेजर करने का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है फॉर व्हाट रीजन द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट। तो कौन सा कारण है कि जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसकी सेल ग्रोथ की वजह से, सिक्रीशन की वजह से, इंडोसाइटोसिस की वजह से, या इन सभी के कारण। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो फ्लूइड का नेचर होता है वो इम्पॉर्टेंट होगा इन सब रीजन की वजह से। ये सेल के ग्रोथ में, सिक्रीशन में, इंडोसाइटोसिस, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा जा रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो इनमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है डिवाइड द सेल, दूसरा है गिव शेप टू द सेल, तीसरा है ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसको पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 पे अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल का अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, माने एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रांसफ़र करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा जा रहा है इन विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के यूटिलाइज किए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से मॉलिक्यूल किस प्रोसेस के थ्रू मूव करेगा। तो इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो ध्यान दीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अक्रॉस विदाउट एनर्जी, मतलब किसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वैसे तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं होती है। तो इस बिहाफ पे इसका पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ये भी सही होगा। तो इसका अगर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें पूछा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स बाई। ये भी देखिए प्लांट फिजियोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिलहाल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसके थ्रू होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो इसमें मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का वो खास करके ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज़्यादा, और जो एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल होगा एक तरह से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कम। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि लोअर टू हायर मूवमेंट होता है,
लेकिन एक सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, एसपीएम के थ्रू होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्मोसिस। इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा जा रहा है, इन विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल विल गो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये भी देखिए एक प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है जो मॉलिक्यूल्स विल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपोजिट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जो प्रोसेस होगी इसमें, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऑल ऑफ दीज वाले जो यहाँ पे ऑप्शन है वो अक्सर गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब आपको एक तरह से जो इसमें ऑप्शन है वो सब उसी से रिलेटेड है। लेकिन आप एग्जैक्टली अगर इस पे ध्यान देंगे तो इसमें पूछा गया है इन विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होगा द मॉलिक्यूल विल गो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा, अगेंस्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 97 में हम देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस के अंदर होगा इसमें देखेंगे। तो इसमें अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम कंसीडर करें तो पंप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगा, आयरन चैनल के थ्रू होगा, या फिर डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो पंप्स वाली जो प्रोसेस होती है, खींचने की जो प्रोसेस होती है, वो ऑलरेडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होती हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेगा कि इसमें एनर्जी यूज होके कोई मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा जा रहा है द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल। सेल वाल के जो सेल वाल होती है उसका यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या फंक्शन होता है। गिव शेप टू द सेल, ये सेल को एक शेप देती है। प्रिवेंट केमिकल डैमेज, ये केमिकल डैमेज को प्रिवेंट करती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, अदर वाइज इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, माने ये सभी कार्य करती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल वाल होती है वो शेप और साइज के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मैकेनिकल डैमेज को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर सेल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इन सब कंपोनेंट्स में से ये किसके बने होते हैं, फंजाई के, प्लांट्स के, अलगी के, या फिर इन सभी से मिलकर बने होते हैं। तो 99 में अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो ऑप्शंस होंगे वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगी, क्योंकि सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल्स ये सभी चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी जो सेल वाल होती है वो एल्गी के सेल वाल के अंदर पाई जाती है। तो एल्गी के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन होगा इसमें हम लोग देखेंगे 100 को डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। इनमें से कौन सी ये सारी चीज़ें किसकी सेल वॉल के अंदर हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर होगा, प्लांट्स के अंदर, अलगी के अंदर, या फिर इन सभी के अंदर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो प्लांट्स सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और बाकी के अंदर ये सभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की सीरीज को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।